Good morning, my dear students. New chapter we start in this video. Chapter 14 स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स जो चैप्टर है इसमें हम डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड मतलब डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि डाटा से हम कलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डाटा से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। कभी इन्फॉर्मेशन हम टेबल बना के लिखते हैं, कभी हम ग्राफ बना के पता प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग तरह से हम उस डाटा का यूज़ करते हैं और हमें जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है वो ग्रुप जेड डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में इस 10th में हम मीन मॉड मीडियन पढ़ेंगे ग्रुप जेड डेटा का। तो मीन क्या होता है, पहले तो मीन की बात करते हैं। ठीक है, तो मीन क्या होता है और मीन का बेसिक क्या है, हमने क्या क्या मीन अभी तक प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो सारा हम देखते हैं। तो ग्रुप जेड डेटा से पहले अनग्रुप जेड डेटा जो हम पहले पढ़ चुके हैं 6, 7, 8, 9th में, उसकी बात करते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेटा इज अर्थमेटिक मीन आर मीन। मतलब मीन क्या होता है, एक कॉमन वैल्यू होती है जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। जितना भी ग्रुप में डेटा है उन सभी डेटा को अगर एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करा जाए तो वो जो कॉमन वैल्यू है वो होगी मीन। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर आपकी पॉकेट मनी देख ली जाए, है ना, आपका मंथ में कितना पॉकेट मनी खर्च करते हो। किसी मंथ में आप 180 रुपीज़ खर्च करते हो, किसी में 190, किसी में 200, किसी में 210, किसी में 220 भी खर्च करते हो। तो सारे मंथ की पॉकेट मनी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे गेस्ट आके पूछे या कोई बाहर से पूछे कि लगभग आप पूरे मतलब एक पॉकेट मनी बता दो आप लगभग कितनी खर्च करते हो, तो आप सारे महीनों का हिसाब लेके उसके सामने थोड़ी बैठोगे। आप एक कॉमन वैल्यू बताओगे कि लगभग मैं इतना खर्च करता हूँ, तो आप कहोगे मिनिमम हम 200 रुपीज़ खर्च करते हैं पर मंथ। तो ये 200 क्या हुआ, सारी जो पॉकेट मनी है जो अलग अलग डेटा है उसका एक वैल्यू आ गया। ठीक है, कॉमन वैल्यू आ गया। तो जब हम सारे डेटा को कॉमन वैल्यू से बताते हैं तो वो होता है मीन। ठीक है, अब मीन हम यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा में सबसे पहले हम रो डेटा की बात करें। रो डेटा मतलब जिस तरह से आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे टेस्ट के नंबर पूछे, 10 स्टूडेंट लाइन में बैठे हुए हैं, सभी से पूछा तुम्हारे कितने नंबर हैं, किसी ने कहा 10, 0, 7, 25, 30। तो जिस तरीके से आया वैसा का वैसा हमने उसको राइट कर दिया, है ना। उसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं किया, बस ऐसे ही लिख दिया और जिस तरह से हमें मिला है उस तरह से हमने उसको लिखा और सॉल्व किया। तो जैसा डेटा हमें मिला वैसे ही हमने सॉल्व किया, तो वो रो डेटा है। तो अनग्रुप्ड डेटा में रो डेटा का मीन निकालते हैं। तो फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासों में कि सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे क्रिकेटर स्कोर करता है, उसकी 8 इनिंग 8 मैच उसने खेले हैं, तो 8 मैच में कभी वो 58 बनाता है, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। इस तरह से उसने रन बनाए हैं, है ना। अब हमें मीन निकालना है, तो हमारे ये लिखा जिस तरह से उसने रन बनाया उस वैसा, फर्स्ट मैच में उसने जो रन बनाया वो लिखा, सेकंड में जो बनाया वो 3rd, 4th, 5th, इस तरह से सीक्वेंस में हमने लिख दिया जैसे हमें डेटा प्राप्त हुआ वैसा। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सम ऑफ ऑल डेटा वाला फार्मूला नंबर ऑफ डेटा लगाया, तो सभी का प्लस कर लिया। कितने डेटा हैं, 8 मैच है, तो 8 नंबरों को प्लस कर रहे हैं, 8 प्लस कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे। सभी का प्लस का आंसर 400/8 तो 50, तो देयर फॉर मीन इज 50। तो ये हमारा रो डेटा का एग्जाम्पल हुआ। अब ये बताया क्यों, क्योंकि 10th क्लास में कभी कभी क्या होता है, MCQ जब आते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में तो इस तरीके से आते हैं जो हमें सॉल्व करना पड़ते हैं। छोटे आते हैं लेकिन बेसिक से रिलेटेड आते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन जो किस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ में। जैसे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो होल नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर आ सकते हैं, इवन नंबर आ सकते हैं, कंपोजिट आ सकते हैं, प्राइम आ सकते हैं। ये हम सब ने 9th क्लास में डिस्कस किया है कि कौन से नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि MCQ किस तरह से आता है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो हमें फर्स्ट 5 होल नंबर पता होनी चाहिए। तो क्रम से कैसे आते हैं वो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ही आते हैं, सीक्वेंस में ही आते हैं। अब
नंबर ऑफ डेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा का फार्मूला हमने लगा दिया और उसका आंसर निकाल दिया तो 2 आया। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह के एमसीक्यू भी आपके बन सकते हैं, तो इसलिए हमने ये पूरा बताया, आपको बेसिक बताया, ठीक है। अब अनग्रुप्ड डेटा में ही हमारा जो मीन होता है टेबुलर फॉर्म में भी होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा रहता है। ये तो क्या है, बिना टेबल के था, इसका निकाला। अब टेबुलर फॉर्म में जब होगा तो हम वहाँ पे फार्मूला लगाते हैं मीन इक्वल टू समेसन। ये जो ई जैसा सिंबल है ये होता है समेसन, सिग्मा से आता है ये। इसका मतलब होता है सम करना है, सभी को प्लस करना है, तो समेसन करना है, इसको समेसन पढ़ते हैं। समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये एक्स बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेटा को हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। तो मीन किसका निकाल रहे हैं, डेटा का निकाल रहे हैं, तो इसलिए एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। तो कभी मतलब मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, एक्स बार से भी हम रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में जैसे कैसे, तो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी की बुक नंबर पेज 261 पर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरह का टेबल रहती है। तो जैसे नंबर आपको आए, किसी 10 नंबर आए, तो 10 नंबर उस क्लास में कितने बच्चों को आए, तो केवल एक ही बच्चे को आए। तो ये सीक्वेंस है कि जो नंबर हमारा आया है वो कितने बच्चों का है, ये क्रम से लिखा हमने 10 फिर 20 बढ़ते हुए क्रम में लिखा, और कितने बच्चों का है वो फ्रीक्वेंसी है कि नंबर हाउ नंबर ऑफ टाइम कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ। जैसे 10 एक ही बच्चे को आया तो एक बार रिपीट हुआ, लेकिन हमारा ये 36 जो है वो 36 नंबर कितने बच्चों को आए, 3 बच्चों को आए। तो 36 नंबर 3 बच्चों का आया तो वहाँ पे 3 आ गया। तो ये फ्रिक्वेंसी कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, 36 कितनी बार रिपीट हुआ, 40 कितनी बार रिपीट हुआ, 50 कितनी बार रिपीट हुआ। तो ये जो है ये हमारा अनग्रुप्ड है, क्योंकि ग्रुप में तो है नहीं, पर्टिकुलर है, अलग अलग है, सीक्वेंस है ना, अलग अलग है, और सभी की फ्रीक्वेंसी दे रखी कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये अनग्रुप है लेकिन टेबुलर फॉर्म में। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम इस फार्मूले से करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, तो एक्स आई मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जो डेटा हमारा है वो एक्स आई होता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि जितनी बार वो रिपीट हुआ, डेटा कितनी बार रिपीट हुआ, 10 है, 10 तो एक ही लिखा है, तो ये तो डेटा है, तो ये हमारा एक्स आई है। लेकिन 10 कितनी बार आया, 1 टाइम, तो ये एफ आई है, मतलब फ्रिक्वेंसी को हम एफ आई से कहेंगे। 36 यहाँ पर तो एक नंबर है, तो ये एक्स आई है, डेटा है, लेकिन हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी एफ आई है। तो ये हमारा एक्स आई और एफ आई निकालते हैं। अब फार्मूला क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व होता है उसका सम करना है। तो बुक से देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये हमारा वही डेटा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। अब एफ आई एक्स आई हम निकालेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 10, 20 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 20, 36 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 108, 40 का हमारा 4 से हुआ तो 160। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला, एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसका जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आया उन सब का सम किया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का सम कर लिया तो 1779 ये आया। और अपॉन में क्या आता है, सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है, तो ये हमारा 30 आया। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये वाला हम अनग्रुप्ड डेटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें केवल डेटा दिया है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर रहे हैं उस फार्मूले से, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई एक्स आई कितना था, 1779, और समेसन एफ आई कितना था, 30। तो 30 का डिवाइड कर लिया तो ये 59.3 हमारा मीन आ गया। तो देयर फॉर द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इज 59.3। तो इस तरीके से हमारा ये जो अनग्रुप्ड डेटा का टेबुलर फॉर्म था इसका मीन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम जो ग्रुप्ड डेटा। अब हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे। तो ग्रुप्ड डेटा, तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा में हम जानते हैं ये एक टेबल ली हमने, तो ये क्लास इंटरवल 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो 10 से 25,
25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो ये जो हमारी क्लास है ये ग्रुप को बताती है, इसलिए इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं। 25 से 40 में 3 स्टूडेंट, तो ये ग्रुप डेटा की टेबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लास है उसमें आपको पता है कि आगे की जो होती है वो लोअर लिमिट होती है, पीछे की जो होती है वो अपर लिमिट होती है। क्लास साइज क्या होती है? इनके बीच का गैपिंग। क्लास साइज मतलब कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो हमारे यहाँ 15 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25 माइनस 10 मतलब 50 का डिफरेंस 15 का आ रहा है। यहाँ पर भी 15 का आ रहा है, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे क्लास साइज जो है वो 15 का है, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, तो हर एक की अलग अलग है। आगे वाली लोअर होती है, पीछे वाली अपर होती है, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। अब इस ग्रुप डेटा को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके 3 मेथड है, 3 मेथड है। तो 3 में से फर्स्ट मेथड हमारी है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला वही सेम जो हमने अभी पहले लगाया था, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। लेकिन यहाँ पर ये एक्स नहीं है, यहाँ पे ग्रुप है ये, तो ये एक्स नहीं है, हमें यहाँ पर एक्स फाइंड करना पड़ता है। इसलिए ये ग्रुप डेट पर आप ये सोच लो सर ये तो पूरा सेम मेथड है, ये आगे ऊपर वाला एक्स हो गया और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रिक्वेंसी हो गई। ऐसा नहीं है, हमें ग्रुप डेट में पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला वही रहता है, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। लेकिन ये मेथड हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से एक्स निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं बेसिक के बारे में, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। सेकंड मेथड जो हमारी है एग्ज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यहाँ पे एक्स आई की जगह पे डी आई आ जाता है। डी आई क्यों आता है? क्योंकि जब क्लास बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे तो क्लास छोटी है ना, 15 का ही अंतर आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासें अगर होती है, क्लास इंटरवल में बहुत बड़ा अंतर होता है ना, तो हम वहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने में हो तो जाता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा लंबा सवाल हो जाए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाए, तो उसको हम छोटा बनाने के लिए शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, ये मेथड लगाते हैं, ठीक है। जब क्लास साइज बड़ी हो, क्लास इंटरवल में नंबर बड़े हो, ठीक है, तो हम फिर ये मेथड लगाते हैं। एक और अगर आप स्टेप डिवीजन मेथड, ये थर्ड मेथड है, इससे भी अगर बड़ा सवाल आपको लग रहा है कि यार इसमें भी बड़ा हो गया, तो उसको और छोटा करने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड लगाते हैं। उसका फार्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई। अब यहाँ पे यू आई आता है, ठीक है, तो ये चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो दोनों को। तो समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये एच क्लास साइज वो अभी हमने बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 3 मेथड है, उसमें से अभी आपके सिलेबस में ये मेथड क्रॉस कर दी गई है। मतलब इस मेथड से हम सवाल हल नहीं करेंगे, सवाल सारे मीन के होंगे, तो आप मीन के सवाल तो कैसे भी हल कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो। लेकिन स्टेप डिवीजन मेथड इस बार हटा ली गई है। इससे मतलब ये नाम आपको दिया हुआ नहीं आएगा एग्ज़ाम में कि आप फाइंड द मीन बाय द स्टेप डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड आ सकती है, लेकिन इस नाम से नहीं आएगा। फाइंड द मीन आएगा तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बात की थी कि यहाँ पे हमें एक्स फाइंड नहीं, मतलब एक्स हमें नहीं दिया गया है, हम एक्स को फाइंड करेंगे। तो एक्स को फाइंड करने के लिए इन सभी तीनों मेथड में एक्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है क्लास मार्क्स। इस क्लास मार्क्स को ही हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, ठीक है। किस में? ग्रुप डेटा में, है ना। तो क्लास मार्क्स का फार्मूला क्या रहेगा? अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, दोनों का प्लस करके बाय 2, ठीक है। तो ये फार्मूला रहेगा। तो बच्चों आज हमने केवल बेसिक के बारे में डिस्कस किया है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, 14.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो एग्ज़ाम में या तो मीन मॉड और मीडियन के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। 99%
तीनों में से कोई ना कोई मेथड के सवाल जरूर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इन सारे सवाल को अच्छे से करना है। बहुत इजी चैप्टर है और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।